त्रिपुरा कानून साज असेंबली की 4 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 3 सीटों पर हासिल की कामयाबी। एक सीट कांग्रेस के खाते में। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली जीत, जबकि आजमगढ़ में सबकत हासिल और पंजाब के संगरूर में अकाली दल को मिली जीत। महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी, बागी शिवसेना एमएलएज ने नया धड़ा बनाकर पार्टी में अक्सरियत का किया दावा। शिवसेना के हामियों ने कई मकामात पर बागी एमएलए के इहाते में की तोड़फोड़। मुंबई में दफा 144 नाफिज। मन की बात के 90वें एडिशन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1975 के इमरजेंसी दौर को किया याद। कहा, इमरजेंसी के दौरान भारत में जमहूरियत को कुचलने की हुई कोशिश, शहरियों के हुकूक को किया गया था सल्ब। वजीर आजम ने स्टार्टअप से खेलों की दुनिया में नए रिकॉर्ड बनाने पर की नौजवानों की तारीफ। कहा, भारत में खलाई शोबे में इस्लाहात से नौजवानों को हुआ फ़ायदा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आम कुंभों की सलाहियतों को सामने लाने का मिला मौका। इन खेलों में 12 रिकॉर्ड तोड़ने पर भी वजीर आजम ने खुशी का किया इजहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जर्मनी के शहर म्यूनिख पहुंचे। रिवायती बवेरियन बैंड के साथ वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। भारतीय बिरादरी के लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। वजीर आजम G7 कॉन्फ्रेंस में माहौलियात, तवानाई, आबो हवा, फूड सिक्योरिटी समेत जमहूरियत जैसे मसाइल पर अपने ख्यालात करेंगे पेश। और मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब। फाइनल में मुंबई को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख की रकम। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। 3 लोकसभा सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर में शिकस्त दे दी है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को 42,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। वहीं आजमगढ़ में भी बीजेपी ने फैसलाकुन सबकत हासिल कर ली है। और पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहां धचका लगा है। सिंगरूर लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने जीत हासिल की है। मान ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को शिकस्त दी है। और बात त्रिपुरा की करें तो वहां वजीर आला और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मानिक साहा ने टाउन बारदोली सीट पर हुए ज़िमनी इलेक्शन में इतवार को 6,104 वोटों के फर्क से जीत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन ने यह इत्तला दी है। साहा को 17,181 वोट मिले। वहीं उनके करीबी हरीफ कांग्रेस के आशीष कुमार साहा को 11,077 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने त्रिपुरा ज़िमनी इलेक्शन में अगरतला सीट को जीत लिया है। यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप राय बर्मन ने बीजेपी के आशीष साहा को 3,163 वोटों से शिकस्त दी है। और महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना रहनुमा संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी हुकूमत महफूज है और हुकूमत चलेगी। इसके साथ ही संजय राउत ने बागी अरकान असेंबली को इंतबाह किया है कि वो मुंबई आएँ और हुकूमत साजी करके दिखाएं। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। कबल इसी हफ्ते को महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग में बागी ग्रुप के खिलाफ 6 तजावीज़ पास की हैं। असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल ने एकनाथ शिंदे ग्रुप के 16 शिवसेना अरकान असेंबली को नोटिस जारी किए हैं और पीर की शाम 5:30 बजे से पहले नोटिस का जवाब देने को कहा है। वहीं एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना उन्हीं की है। बागी शिवसेना रुकन असेंबली दीपक केसरकर ने पार्टी में 2/3 अक्सरियत का दावा करते हुए शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से अलहदा ग्रुप की बात कही।
वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के रहनुमाओं के बयान से कानून और इंतजाम की सूरत हाल को लेकर खदशात संगीन हो गए हैं। शिवसेना कारकुनान ने पार्टी के बागी अरकान असेंबली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और खारगर में पार्टी दफ्तर के बाहर पुतला फेंका। शिवसेना कारकुनान ने पार्टी रुकन असेंबली तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़ फोड़ की, तो वहीं थाने में शिवसेना के बागी रहनुमा एकनाथ शिंदे की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंतजामिया ने थाने में अब मुंबई में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। वहीं अमरावती से रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से शिवसेना के बागी अरकान असेंबली को सिक्योरिटी देने और सूबे में सद राज लगाने की दरख्वास्त की है। मन की बात के 90वें किस्त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को इमरजेंसी के दौरान जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिशों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत में जमहूरियत की रवायत बहुत मजबूत है और मुल्क की आवाम ने आमरीयत का जवाब जमहूरियत के तरीके से देकर यह साबित कर दिया है। मैं आज की पीढ़ी के नौजवानों से, 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में भारत के खलाई शोबे में की गई इस्लाहात का जिक्र किया और कहा कि इन इस्लाहात की वजह से न सिर्फ नौजवान सनतकारों को फ़ायदा हुआ है, बल्कि इसकी कामयाबी से मुल्क की तरक्की में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने मुल्क में खला के शोबे में स्टार्टअप को मुल्क में नया इनकलाब करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बदलते भारत में नौजवानों की खुद मुख्तारी को जाहिर करता है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने चेन्नई के स्टार्टअप अग्निकोल और स्काई रॉकेट का जिक्र किया, जो छोटे लॉन्च व्हीकल तैयार कर रहे हैं ताकि कम कीमत में ज्यादा स्पेस लॉन्च हो सके। इस जुमरे में उन्होंने हैदराबाद के स्टार्टअप ध्रुव स्पेस और बेंगलुरु की दिगंतरा के तनवीर अहमद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये नौजवान सनतकार मुल्क का नाम खला में आकाश की बुलंदियों पर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज स्कूली बच्चे भी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, जिसका तस्वुर पहले किया ही नहीं जा सकता था। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तरक्की भारत के रोशन मुस्तकबिल का पैगाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में लोगों से आबी तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है और इसके साथ ही वेस्ट टू वेल्थ जैसी पहल का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और वेस्ट टू वेल्थ जैसे इक़दामात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांव से शहर तक लोग इन मुहिमात में शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मिजोरम में आइजवाल के करीब चिटेलुई नदी की सफाई मुहिम का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में ये नदी कचरे के मलबे में तब्दील हो गई थी, लेकिन मुकामी लोग आगे आए और पॉलीथीन के साथ साथ दीगर प्लास्टिक कचरे को सड़कों की तामीर में इस्तेमाल करके वेस्ट टू वेल्थ की मिसाल पेश की। इस तनाजुर में उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में वाक़े सुल्तान बावड़ी के अहया को भी एक मुनफरिद इक़दाम करार दिया। राजस्थान के उदयपुर में ऐसी ही सैकड़ों साल पुरानी एक बावड़ी है, सुल्तान की बावड़ी। इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था, लेकिन उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे और इसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुए। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। आप सोच रहे होंगे कि सूरतान क्या है। दरअसल अपने प्रयासों से इन युवाओं ने ना सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया, बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया है। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहां सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आम शहरियों की जानिब से पुडुचेरी के साहिल से प्लास्टिक कचरे की सफाई, हिमाचल प्रदेश में मुनफरिद साइकिलिंग टूर के जरिए दिए जा रहे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पैगाम और इन तक़रीबात में बच्चों और नौजवानों की कसरत से शिरकत को मुल्क में तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में खेलो इंडिया का जिक्र किया और कहा कि इन खेलों के तवस्सुस से आम खानदान के बासलाहियत लोगों को कौमी सतह पर मौका मिला है। उन्होंने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों ने खेलों की दुनिया में हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खेलों में हिंदुस्तान की हालिया कामयाबियों को भी मुल्क के नौजवानों की मजबूत क़ुव्वत इरादे से ताबीर किया। उन्होंने इस तनाजुर में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि नीरज ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल करने के बाद मुतमईन नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मज़ीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हाल ही में ख़त्म होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बनाए गए नए रिकॉर्ड्स का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसमें ख़वातीन खिलाड़ियों का ख़ास ताउन है। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में खेलों के तई जो नया जज्बा पैदा हुआ है, इसके पीछे मुल्क के छोटे शहरों और मुआशी एतबार से पसमादा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों का खुसूसी ताउन है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के समाज में ख़ानदान की ताकत की भी अलामत है। 70 किलोमीटर साइकिलिंग में गोल्ड जीतने वाले श्रीनगर के आदिल अल्ताफ के पिता टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज आदिल ने अपने पिता और पूरे जम्मू कश्मीर का सिर गर्व से ऊंचा किया है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले चेन्नई के एल धनुष के पिता भी एक साधारण कारपेंटर है। सांगली की बेटी काजोल सरगार, उनके पिता चाय बेचने का काम करते हैं। काजोल अपने पिता के काम में हाथ भी बटाती थी और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करती थी। उनकी और उनके परिवार की मेहनत रंग लाई और काजोल ने वेट लिफ्टिंग में खूब वाहवाही बटोरी है। ठीक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी किया है। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है।
वज़ीर-ए-आज़म ने खेलो इंडिया में भारतीय रिवायती खेलों जैसे योग, मलखंब, गतका और कलारी पट्टू को भी शामिल किए जाने को एक बड़ी पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे हिंदुस्तान की रिवायत में शामिल खेलों को पूरी दुनिया में फ़रोग़ देने का मौका मिलेगा। उन्होंने सीनियर खातून क्रिकेटर मिथाली राज की भी तारीफ़ की। मिथाली राज ने हाल ही में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना की कोहपैमा पूर्णा मालावत की कामयाबी का भी जिक्र किया। जब बात खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया है। मिताली महज एक साधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। मैं मिताली को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्णा ने 7 समिट से चैलेंज को मुकम्मल करके कामयाबी की एक और दास्तान रकम की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जुलाई में भारत में मुनक़िद होने वाले शतरंज ओलंपियाड से एक नई तारीख रकम होने जा रही है। ये खेल भारत से ही शुरू हुआ और अब वापसी के बाद इसे भारत में ही एक नई पहचान मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बढ़ते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह इजलास में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर पहुंचे। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया। और जर्मनी के म्यूनिख में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर एक बवेरियन बैंड ने उनका खैर मकदम किया। जर्मनी के शहर म्यूनिख में भारतीय बिरादरी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुरतफ़ाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर आवाम का मुबारकबाद कबूल किया। ख़वातीन भारतीय कपड़ों में मलबूस वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए पहुंची। छोटे बच्चे भी पूरे जोश व खरोश से वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरजोश इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के लिए भारतीय बिरादरी के लोगों से वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत की। भारतीय बिरादरी के ज़रिए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी ने इस्तकबाल किया। कई बच्चे भी इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की एक झलक पाने के लिए पुरजोश रहे। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के म्यूनिख पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के अफराद ने खुशी का इजहार किया। भारतीय बिरादरी ने कहा है कि हम खुद को भारतीय कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास ने भारतीय बिरादरी से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का म्यूनिख पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने जबरदस्त स्वागत किया है।
हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग खड़े थे। परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे आज के लिए। उनके स्वागत में हम टीम D4 डांस जर्मनी पवन की जो टीम है, रात भर लिटरली परफॉर्मेंस हुई है, हमारी प्रैक्टिस हुई है, जाके आधा घंटा सिर्फ सोच रहे थे और आना है यहाँ पे। सो बिल्कुल भी नहीं सोए, बट बहुत एक्साइटेड है, तो टायर्डनेस बिल्कुल नहीं लग रहा है। आई थिंक इट्स एक्साइटमेंट जिसके लिए हम बहुत मुलाकात हो पाई ठीक से? जी, मैंने उनका पैर छुआ, उनका आशीर्वाद मिला। सो आई थिंक द डे विल बी रियली गुड, क्योंकि उन्होंने आशीर्वाद दिया। और तो अब रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे। G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट एक मौका है एक्चुअली इंडिया के लिए। आई थिंक सबको लगता है कि और सच्चाई भी है कि आवर पीएम इज वन ऑफ द मोस्ट लाउड एंड पॉपुलर पीएम, और उनकी सभी जगह पे ऐसे आदरण होता रहते हैं। हमारे पीएम की वजह से आज जो इंडियंस की जो इतनी रिकॉग्निशन है वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन जर्मनी, ये आई डोंट थिंक मोदी जी के अलावा मुमकिन हो पाता। और जैसे मोदी जी कहते हैं कि लोकल के लिए वोकल बनो, हम अपने लोकल आर्ट फॉर्म्स के लिए यहाँ पे वोकल बन रहे हैं और दिल लगा के काम करके एक शो प्रेजेंट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने करीब पाकर खैर मकदम करने आए लोगों का जोश व जज्बा मज़ीद बढ़ गया। लोगों ने मोदी जी आपका स्वागत है कहकर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इस दौरान एक जर्मन खातून ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पैर छुए। वज़ीर-ए-आज़म ने सर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया। खातून ने हिंदी में मोदी जी आपका स्वागत है कहा तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आपने हिंदी सीख ली। आसाम में गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब की सूरत हाल बेहतर हुई है। हालांकि बराक घाटी के 3 अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। आसाम हुकूमत ने वुज़रा की ज़ेर क़यादत नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए एक टीम तश्कील दी है। सीनियर सेक्रेटरियों के साथ ये टीम सैलाब ज़दा इलाकों के जाकर नुकसान का अंदाज़ा करेगी। सूबाई हुकूमत ने राहत और बचाव खिदमात की तश्कीलें न करते हुए इसमें मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों को लगाया है। सूबे की बराक घाटी में बिलखुसूस मुतासिरा अज़ला में इजाफ़ी वसाइल का बंदोबस्त किया गया है। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने गुजरात के 2 रोज़ा दौरे के दौरान केवड़िया में 90 FM यूनिटी रेडियो स्टेशन का दौरा किया और टीम से मुलाकात की। इस कम्युनिटी रेडियो की तौसी 15 किलोमीटर है और अतराफ़ के इलाक़ों में काफ़ी मकबूल है। मरकज़ी वज़ीर ने मुलाकात के दौरान FM रेडियो स्टेशन से देही सामीन के लिए इस FM के तवस्सुत से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक पैगाम भी दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं और अमृत काल में अपना प्रण ले रहे हैं कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और खेलों के क्षेत्र में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया, सुविधाएं दी और खिलाड़ियों ने भी देश का नाम रोशन किया, तो यहाँ पर हम सब चर्चा करना चाहते थे एकता नगर में कि टीम इंडिया के रूप में सब अपने राज्यों की भूमिका से बाहर निकलकर, अपने राजनीतिक दलों की भूमिका से बाहर निकलकर, जिस तरह से खिलाड़ी अपने जाति धर्म से बाहर निकलकर देश के लिए खेलता है, हम भी सब अपने राज्यों से बाहर निकलकर देश के लिए टीम इंडिया के रूप में रणनीति बनाएंगे। और बहुत सफल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और ये टीम की भावना इससे ज्यादा किसी और स्थल पर नहीं आ सकती थी। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में मीडिया और इंटरटेनमेंट के बदलते मंजरनामे के मौजू पर मुनक़िदा कौमी इजलास के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी शोबे के ताउन से कलील मुद्दती कोर्स सभी तरह से हुनरमंदी का बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर मीडिया और इंटरटेनमेंट में भी हमें न सिर्फ नए इदारे और कोर्स शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक अपग्रेड भी करना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने मुसीबत में मौका के तसव्वुर को सही तरीके से पेश किया है। But with the change of the time, how we can contribute, how do we change the curriculum, how do we catch up with the changing times, the technology, that is very, very important. And that is why Dr. Majumdar earlier said, is it only the education or it has to be the skills which will make you employable? I mean, that is the challenge we face today, but I see that as an opportunity. Like Prime Minister said, आपदा में अवसर देखना है. So you may see it as challenging times, I see it as an opportunity because India could become the world's largest skilled manpower, world's largest skilled workforce. And for that,
Many other such institutes must come across the country, not only in the big cities, but also in the tier 2 and the remote areas. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के केवड़िया में फॉरेंसिक साइंसी सलाहियतों पर अरकान पार्लियामेंट की सलाहकार कमेटी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने फॉरेंसिक साइंस को मजबूत कर क्राइम कन्विक्शन की शरह में इजाफे करने पर भी जोर दिया। आज का मुख्य विषय था कि फॉरेंसिक साइंस को एक ऐसा माध्यम जिसकी वजह से पूरा एक देश में सुदृढ़ किया जाए, फॉरेंसिक विज्ञान के थ्रू क्राइम कन्विक्शन रेट बढ़ाया जाए, उसके थ्रू एक जुडिशरी सिस्टम एक वो आमूल बदलाव लाएं नए नियमों में, जिसमें सीआरपीसी और सब में करेक्शन किया जाए, और उसके साथ पुलिस और जुडिशरी की ट्रेनिंग भी मिलके की जाए, जिससे एक पूरे देश में एक नया एक कन्विक्शन रेट से पूरा फॉरेंसिक विज्ञान को सुदृढ़ किया जाए। और खेल की खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत ली है। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेटों से शिकस्त दी। आज मैच के 5वें दिन मुंबई ने मध्य प्रदेश के सामने जीत के लिए 108 रन का हदफ रखा था, जिसे मध्य प्रदेश ने 29.5 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले आज मध्य प्रदेश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई की दूसरी इनिंग्स 269 रन पर समेट दी। इससे कबल मुंबई ने पहली इनिंग्स में 374 रन बनाए, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने पहली इनिंग्स में 536 रन का बड़ा मजमुआ बनाया था। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।